आप देख रहे हैं फैक्टर बॉय डेनिम असद के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दुनिया भर में रहस्य से भरी कई ऐसी जगह हैं जो इंसान की सोच से परे हैं। इनके किस्से हैरान करने वाले होते हैं। इनसे जुड़ी कहानियां रोंगटे खड़े करने वाली होती हैं। हालांकि कुछ इसे सच मानते हैं तो कुछ चमत्कार तो कुछ अंधविश्वास, लेकिन कल्पना और सच के बीच ऐसी कई कहानियां हमारे पास ही होती हैं। ऐसा ही एक किस्सा विक्षतपुरगंज का, जिसे कई लोग भूत के गढ़ के नाम से भी जानते हैं। आपने गांव में अलग अलग चीजों के बारे में तो सुना ही होगा और देखा ही होगा, लेकिन यह गांव अपनी अजीबों चीजों और रहस्य से उलझा पड़ा है। दोस्तों, इस डरावनी कहानी का श्रेय विनीत जी को जाता है, जिन्होंने इस कहानी को हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए जानते हैं डरावनी कहानी विनीत जी की जुबानी। दोस्तों, पहाड़ों से ढका हुआ इलाका और रात के भयानक अंधेर को चीरती हुई ट्रक, उन पहाड़ी इलाकों में धूल उड़ाती हुई सरब भागती जा रही थी। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड अपना कहर ढा रही थी। रात के समम 1 बजे के आसपास ट्रक की दोनों हेडलाइट सड़क के ऊपर छाए हुए काले घने अंधेरे को हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रास्ता खुला हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से सुनसान था। ऐसा कोई भी साधन नहीं था जो मेरी ट्रक के बगल से गुजर जाए। ये थोड़ा हैरत कर देने वाला दृश्य था, मगर मुझे इस तरह के सफर की मानो जैसे आदत सी हो गई थी। इस तरह के रास्ते पर थोड़ा बहुत डर इस बात का लगा रहता था कि कहीं लूटपाट ना हो जाए, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं था। मेरे बगल में मेरा खलासी बड़े आराम से चैन की नींद ले रहा था, जो मुझे हजम नहीं हो रही थी। मैं अकेला सफर करते करते अब बहुत ही ज्यादा बोर होने लगा था, इसलिए मैंने ट्रक को एक बार जोर से ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाने के साथ ही मेरा सहकर्मी चेतन एकदम से हड़बड़ाते हुए उठ गया और जल्दी से बोला, अरे भाई उस्ताद, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वह थोड़ा घबराया हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आ गई और फिर मैंने कहा, अरे भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन तू बड़े चैन की नींद से सो रहा है और यहां पर मैं ड्राइव करते हुए बोर हो चुका हूं। फिर इसी बीच हमारी ट्रक राजस्थान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए राजस्थान के अंदर दाखिल हो चुकी थी। राजस्थान में मौजूद सूखे हुए पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी राक्षसों के सूखे हुए कंकाल हो। अंधेरी रातों में वह नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। निशाचर पक्षियों की आवाज उस घने अंधेरे में डर को बढ़ाने का काम कर रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ट्रक अपनी हल्की फुल्की रफ्तार से उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। वो जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। पर हैरानी की बात तो यह थी कि हमारी ट्रक के अलावा कोई और वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। सर्द हवाओं की वजह से पेड़ पौधों में सरसराहट भर गई थी। ढलान से उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नजारा देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। वो कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और उस बस स्टॉप पर लंबा घूंघट किए कोई महिला खड़ी थी। और उस महिला को देखने के बाद जब मेरी नजर पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहां पर लोग नाच रहे थे। इस वक्त रात के करीबन 1:30 हो रहा था और इतनी रात को इन लोगों को सड़क के ऊपर इस तरह नाचता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान था। मैं ट्रक से नीचे उतरकर उनके पास जाने वाला था कि तभी चेतन ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, देखिए उस्ताद जी, इस समय रात के 1 बज रहे हैं और अगर ये लोग चोर डाकू निकले तो फिर हम लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा और हम दोनों की जान भी जा सकती है। उसकी बात भी कहीं ना कहीं ठीक ही थी, इसलिए मैंने ट्रक को उन लोगों के पास ले जाकर रोक दिया। वो लंबे घूंघट वाली महिला अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी। शायद वह किसी बस के इंतजार में थी, मगर इतनी रात को कौन सी बस आने वाली थी? अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मैंने सामने की तरफ देखा कि वह सभी लोग अब शांत हो गए थे और उन लोगों के अंदर बनी हुई शांति को देखकर मैं थोड़ा सा सिंघर उठा। अब यह नजारा किसी भूतिया फिल्म की तरह बन गया था। इधर मैं ट्रक में बैठकर यही वेट कर रहा था कि वह सभी जल्दी से जल्दी रास्ते से हट जाएं और मैं अपनी ट्रक लेकर जल्दी से जल्दी वहां से निकल सकूं। पर तभी अचानक ही मुझे अपने बगल में से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही मैंने जैसे उस ओर देखा तो मैंने पाया कि वह महिला बगल में खड़ी होकर दरवाजा खोलने का इशारा कर रही थी। उस महिला को देखकर मैंने विंडो नीचे गिराई तो मैंने देखा कि उसने अपने चेहरे को लंबे घूंघट से ढक के रखा था। तो ऐसे में मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, पर तभी उस महिला ने कहा, क्या आप मुझे आगे वाले स्टेशन तक छोड़ देंगे? वो क्या है कि आज मुझे बहुत देर हो गई है
और अब तो बस का भी कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब तक पहुंचेगी। मैं उसे छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर बीच में ही चेतन ने कहा, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप पीछे वाली साइड में जाकर बैठ जाइए, हम स्टेशन के आते ही ट्रक को रोक देंगे, लेकिन पहले ये लोग तो यहां से हट जाएं। तभी उस महिला ने कहा, आप कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? फिर चेतन ने जैसे ही सामने की तरफ इशारा करके बोलने की कोशिश की तो उसकी जुबान बीच में अटक गई। उसका ये बर्ताव देखकर जैसे मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि सामने की तरफ मुझे अब एक भी आदमी नजर ही नहीं आ रहा था। वो सारे लोग एकदम से ही वहां से गायब हो चुकी थीं। ऐसा सीन मेरे दिल को चुभ गया, क्योंकि वह मेरी आंखों का धोखा तो नहीं हो सकता था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। यहां कुछ तो अजीब था। फिर वह महिला अपने पायलों की छन छन की आवाज के साथ ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जाकर बैठ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई भी महिला इस तरह से ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जाकर बैठ जाए, और वो भी कुछ ही सेकंड में। ये थोड़ा सा अजीब था, लेकिन फिर मैंने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मेरे दिमाग में उन्हीं लोगों की भी कुछ बातें चल रही थीं कि तभी चेतन ने कहा, अरे उस्ताद जी, ट्रक में ये जोर जोर की आवाज कहां से आ रही है? तो मैंने चेतन को बोला, जरा पीछे तो देख, पीछे का माहौल क्या है? ट्रक अभी वहां से 2 से 3 किमी की दूरी पर आई थी कि जैसे ही चेतन ने पीछे की तरफ देखा तो उसने पाया कि सामान्य तो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन वह महिला जो ट्रक के पीछे सवार हुई थी अब वह वहां पर नजर नहीं आ रही थी, और दूसरे ही पल ट्रक एकदम से रुक गया। मैंने ट्रक के एक्सेलेरेटर पर पांव रखा हुआ था, लेकिन ट्रक आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रक ताकत तो लगा रही थी, लेकिन टायर एक ही जगह पर स्लिप मार रहा था। मैंने चेतन को नीचे उतरकर देखने को बोला, और फिर जैसे ही चेतन ट्रक से नीचे उतरकर पीछे की ओर पहुंचा तो वो एकदम से चिल्लाते हुए वापस से आगे भागता हुआ आया और मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके हाथ पर बुरी तरह से कांप रहे थे। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं नीचे उतरकर देख लूं कि आखिर वहां हुआ क्या था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर ट्रक से नीचे उतरकर पीछे की तरफ पहुंच गया। मैं जैसे ही पीछे की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा कि उस लंबे घूंघट वाली महिला ने ट्रक को पकड़ रखा था और वो उसे पीछे की तरफ खींच रही थी। उसने ट्रक को महज एक ही हाथ से पकड़ा हुआ था और ट्रक रेलवे पटरी को क्रॉस करके बस थोड़ी ही दूर आगे आई थी। मैं समझ गया था कि यह महिला इस ट्रक को खींचकर पटरी को ऊपर लेकर जाना चाहती है। फिर मैंने जोर से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम और हमें परेशान क्यों कर रही हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरे इतना कहते उस महिला ने ट्रक को एकदम से छोड़ा और फिर वह मेरी ओर देखने लगी। साथ ही वहां का माहौल एकदम से बदलने लगा और अब आसमान की ठंडी ठंडी हवा बहुत तेज हो गई थी। पेड़ों से सरसराने वाली वह हवा अब मेरे जिस्म से टकरा रही थी, और तभी मैंने देखा कि उस जोरदार हवा के वजह से उस महिला का घूंघट उसके चेहरे से हट गया। तो मैंने देखा कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसका शरीर बड़ा ही अजीब तरह का था। उसके शरीर के ऊपर सफेद रंग के धब्बे बने हुए थे। अब वो मेरी ओर बढ़ने लगी और मैं पीछे घूमा और वहां से सरपट भागता हुआ अपने ट्रक के अंदर आकर बैठ गया, क्योंकि ट्रक के अलावा और कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहां मैं उस महिला से बच सकूं। मैंने ट्रक को भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक आगे जाने की वजह पीछे की तरफ खिसक जा रही थी। तभी मैंने देखा कि अब हमें सामने की तरफ फिर से वो बहुत सारे लोग नजर आने लगे थे और वह सभी हमारी तरफ देख रहे थे। वह सभी हमारी मौत का तमाशा देखने में लगे थे, और इतने में ही मेरी ट्रक उस फाटक के पास पहुंच गई जहां से ट्रेन गुजरती थी। दोस्तों, हैरान की बात तो यह थी कि स्टेशन के बगल में मौजूद उस फाटक के ऊपर मुझे कोई भी रेलवे कर्मचारी नजर ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद ट्रेन भी आती ही होगी, क्योंकि उस महिला ने जिस तरह से हमें उस पटरी के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया था उसके पीछे कोई तो वजह थी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मुझे ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज को सुनकर मेरे हाथ और पांव पूरी तरह से कांपने लगे थे। इधर मेरा खलासी चेतन भी सदमे में था। उसे तो लगने लगा था कि वह अपनी जिंदगी की कुछ आखिरी सांसें ले रहा है। तभी मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने अपने खलासी को बोला कि वह जोर से दरवाजे को लात मारे। हम दोनों ने एक साथ ही ऐसा किया और तब जाकर वह दरवाजा टूटा। हम दोनों जल्दी से भागते हुए ट्रक से नीचे उतर गए और हम सही समय पर ट्रक से नीचे उतरने में सफल रहे, क्योंकि फिर हमने देखा कि उस ट्रेन ने सिर्फ कुछ ही पल में उस ट्रक को चकनाचूर करके रख दिया।
हमारी आंखों के सामने हमारे लाखों का नुकसान हो चुका था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन से मुंह को लेकर हमारे सेठ के सामने जाएंगे। शायद अब जिंदगी भर के लिए हमें उसकी गुलामी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अभी तक किस्सा खत्म नहीं हुआ था, पूरी कहानी तो अभी बाकी ही थी। अब तक हमें वह महिला कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन शायद ट्रेन के साथ वह भी कहीं गायब हो गई थी। तभी हमें पीछे से बहुत ही सारे लोगों के शोर शराबे की आवाजें आईं। हम दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि पीछे बहुत ही सारे लोग खड़े नजर आ रहे थे, जो पहले हमें राजस्थान के अंदर दाखिल होते ही नजर आए थे। उन सभी को अपने सामने देखकर मेरी तो हालत ही पतली पड़ गई थी, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल जाहिर थी कि ये सभी लोग नॉर्मल आदमी नहीं थे। मगर फिर मैंने अपने खलासी को अपने पीछे आने को कहा। फिर हम दोनों पटरों की तरफ चल पड़े। हमने सोचा कि हमें उन आदमियों के सामने से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम दोनों उन पटरी को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ने लगे तो हमने देखा कि वो महिला अब हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसकी कठपुतली की तरह दिखने वाली वो आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थीं, पर जैसे जैसे मेरे पैर उसकी तरफ बढ़ते तो वैसे वैसे मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगतीं। तभी मेरे खलासी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, उस्ताद जी, अगर हम उसके सामने गए तो हम दोनों पक्का मारे जाएंगे। उसकी बात भी कहीं ना कहीं ठीक ही थी। तभी वहां अचानक ही कुछ हलचल होने लगी तो मैंने देखा कि पटरियों के बगल में जो एक कमरा बना हुआ था, वहां का कर्मचारी भागता हुआ इस तरफ आ रहा था। और जैसे ही वह भागता हुआ हमारी ओर आया तो वहां का माहौल एकदम से बदलने लग गया और साथ ही मेरी आंखों में मुझे तेज जलन होने लगी। मेरी आंख की जलन इस कदर बढ़ गई थी कि थोड़ी देर तक मसलने के बाद जाकर मुझे राहत की सांस मिली। फिर जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो अब वो औरत मुझे वहां पर नजर ही नहीं आ रही थी। उसके बदले में मुझे स्टेशन का एक कर्मचारी नजर आया और उसने अपने हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी ले रखी थी और वह भी थोड़ा डरा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे अपने सामने देखा तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, अभी जो दृश्य यहां पर हुआ वह आपने देखा क्या? तो उसने अपनी गर्दन हिलाई और हमें जवाब दिया। उसके बाद उसने कहा, यह वक्त सवाल करने का नहीं है, जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर वह आदमी हमें वहां से लेकर सीधा कर्मचारी रूम में पहुंच गया। हम दोनों जब वहां पर पहुंचे तब जाकर हम दोनों का डर थोड़ा कम हुआ। फिर मैंने देखा कि उस स्टेशन कर्मचारी के कमरे के चारों तरफ धुंध छाने लगी थी और वह धुंध इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि अब हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर बाद में उस कर्मचारी ने चारों तरफ की खिड़कियां, दरवाजे बंद कर दिए और फिर हमसे कहा, देखो बाहर मत देखना, अगर आपने बाहर देखा तो वह स्वाति चाची तुम दोनों को उठाकर ले जाएगी। स्वाति चाची का नाम सुनते ही मेरे तो कान खड़े हो गए। फिर मैंने उस रेलवे कर्मचारी से पूछते हुए कहा, कौन है यह स्वाति चाची? इस पर उस कर्मचारी ने कहा, थोड़ी देर के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत गया। कमरे के अंदर खामोशी बनी हुई थी। फिर जैसे धीरे धीरे वह धुंध हटने लगी तो उसके साथ ही स्टेशन के कर्मचारियों ने मुझे बताया कि यह कई साल पुरानी बात है, जब स्वाति चाची के कई सारे रिश्तेदारों को एक ट्रक वाले ने कुचल दिया था। वो ट्रक वाला नशेड़ी था और नशे में उसने उसके पूरे खानदान को सड़क पर ही मार डाला था। कुछ ऐसा था कि उस दिन उनके घर पर कुछ फंक्शन था और किसी लड़ाई दंगे के चलते वह सभी सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर पहुंचने के बाद एक रफ्तार भरी ट्रक ने उन सभी को एकदम से कुचल दिया। कहते हैं कि उसके बाद वह नशेड़ी ट्रक ड्राइवर तो नहीं मिला, लेकिन स्वाति चाची उस हाईवे से गुजरने वाले हर ट्रक ड्राइवर से नफरत करने लगी थी। फिर उसके बाद से इस हाईवे के ऊपर काफी लोगों की मौतें हो चुकी हैं और उनकी जिम्मेदार वही स्वाति चाची है दोस्तों। उसके बाद हम किसी तरह वहां से जिंदा बचकर निकल गए और साथ ही हमारे सेठ जी को जब इस घटना के बारे में पता लगा तो उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं बोला और उल्टा हमको अच्छा काम सौंप दिया। और फिर उस दिन के बाद में कभी भी रात को इस तरह हर किसी को लिफ्ट नहीं देता हूं, क्योंकि उस हादसे के बाद से मैं बहुत ही ज्यादा डर गया हूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त असजद जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।